हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, है ना। ये राज्य सेवा एवं राज्य की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगी। मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन हम डिस्कस किया जा रहा है। ये आप सामने कवर पे देख सकते हैं परीक्षा धाम की बुक का विषय सूची लिख रखी है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की नदी और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये सामने के 6 चैप्टर हमने डाल चुके हैं, चैनल में प्लेलिस्ट भी बना के रख चुके हैं। वहां जाएं, आने वाले लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर सारे आप वहां देख सकते हैं और अपनी तैयारी बिल्कुल धमाकेदार तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, है ना। वीडियो देखने के बाद आपको और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी, समझने में आसानी जाएगी, है कि नहीं। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, आप अपने पास जो भी बुक हो उससे पढ़िए। सब बुक अच्छी होती है, सब बुक अच्छी पूरी तो पढ़िए बुक को, है ना। तो आप देख सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, बस आप एक बार लेक्चर देख लें, हो सकता है आपको उससे बहुत सारी मदद मिल सके। तो ऐसी करके हम सारा लेक्चर कवर करेंगे। आज हम नदियां डिस्कस करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, नदियों के 2 लेक्चर मैंने डाल चुका हूं। आज हम पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी डिस्कस करेंगे। पश्चिम की ओर कौन सी नदी है उसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी की। आज हम नर्मदा नदी डिस्कस करेंगे दोस्तों। नर्मदा नदी को डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा ध्यानपूर्वक देखना है। पूरी काम की इंफॉर्मेशन बीच में देने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? देने वाला हूं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी किया करें। सब्सक्राइबर थोड़े से कम है, लाइक नहीं आ रहे, व्यूज भी नहीं आ रहे। बात करेंगे हम नर्मदा नदी की। तो दोस्तों, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहे जाने वाली नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। विंध्याचल पर्वतमाला के अमरकंटक की पहाड़ी पर स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है। नर्मदा कुंड से निकलती है। नर्मदा कुंड जो है ये पुष्पराजगढ़ तहसील में आता है, अनूपपुर जिले में। पुष्पराजगढ़ से निकलकर 3 राज्य, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र जाती है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए गुजरात के समीप भारूच नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी अरब सागर में समा जाती है, गिर जाती है। आया समझ में क्या बोला मैंने? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहे जाने वाली नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला के अमरकंटक की पहाड़ी पर स्थित नर्मदा कुंड पुष्पराजगढ़ तहसील गुजरात के समीप इससे निकलती है। 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए गुजरात के समीप भारूच नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है ना। वही यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों, देख लीजिए आप, है ना। उद्गम स्थल देखिए। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। मैंने बताया अमरकंटक नहीं आएगा तो नर्मदा कुंड पुष्पराजगढ़ तहसील आ गया कभी, तो है कि नहीं। तहसील आ भी सकता है, डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में भारूच नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। देखिए इसकी लंबाई, नर्मदा नदी की कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है दोस्तों। नर्मदा नदी की जो टोटल लंबाई है वो 13-12 किलोमीटर है, जिसमें से ये मध्य प्रदेश में 10-77 किलोमीटर बहती है। मात्र 10-77 किलोमीटर बहती है, याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाते रहता है, कुल पूछेगा तो 13-12, मध्य प्रदेश में 10-70 किलोमीटर बहती है। नर्मदा की सहायक नदी देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, 41 सहायक नदियां मध्य प्रदेश में, यानी नर्मदा की कुल टोटल 41 सहायक नदियां दोस्तों। आते रहता है क्वेश्चन, याद रखना है। जिसमें से 22 बाएं तरफ से और 19 दाएं तरफ से आकर नर्मदा नदी में मिलती है। 22 बाएं तरफ से, 22 जो है वो लेफ्ट साइड से आके मिलती है और 19 राइट साइड से आके मिलती है दोस्तों नर्मदा नदी में। ये नर्मदा नदी गई है तो लेफ्ट साइड से 22 और राइट साइड से 19 नदी आकर मिलती है। नर्मदा की बाईं तरफ से थावर नदी, नर्मदा की जो लेफ्ट तरफ से है, लेफ्ट तरफ से थावर नदी, बंजर नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, तवा नदी, सुक्ता नदी, कुंदा नदी, गोई नदी आदि नदी आकर मिलती है दोस्तों। किधर साइड से? बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से जो है नर्मदा नदी में थावर नदी, बंजर नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, तवा नदी, सुक्ता नदी, कुंदा नदी, गोई आदि नदी आकर मिलती है बाईं तरफ से। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। इसलिए कम से कम एक बार तो अपने को ये वाला टॉपिक पढ़ा हुआ होना। नर्मदा की दाईं तरफ से आकर मिलने वाली नदी, तो राइट साइड से मिलने वाली नदी है हिरण, बारना, कोलार नदी, मान नदी, हाथनी नदी आदि नदी आकर मिलती है दोस्तों। ऐसा कुल मिला के इसमें 22 दाएं तरफ से और 19 नदी, 22 नदी बाएं तरफ से, 19 नदी दाएं तरफ से आकर मिलती है। इसके अलावा और कुछ नदियां हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है ना। तो अपने को पता होना
कि बाईं तरफ से और दाईं तरफ से कौन सी नदी आके मिलती है, हमने यहां एक बार पढ़ ली है, तो इसको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कई बार बन चुका है, इनमें से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है करके, है कि नहीं, इसलिए अपने को जानकारी होना जरूरी है। ये नर्मदा नदी का यहाँ पे मैप दिया हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, जो मैं बोलते जा रहा हूं और जो जहां मैं टिक लगाने वाला हूं उसको ध्यान से देखना है दोस्तों आपको। बस देखिए ये नर्मदा नदी का मैप दिया हुआ है, तो नर्मदा नदी आप जानते हैं, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है ना, अमरकंटक से निकलती है, पुष्पराजगढ़ तहसील नर्मदा कुंड अमरकंटक से निकलती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये देखो ये बही है पूरब से पश्चिम की ओर, ये पूरब के पश्चिम की ओर बह के भारूच नामक स्थान पर, भारूच गुजरात में भारूच नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये नदी ऐसी नदी है जो यानी जो एस्चुरी बनाती है दोस्तों, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, याद रखना है, एस्चुरी। एस्चुरी, एस्चुरी को हिंदी में ज्वार नदी मुख या ज्वार मुख भी बोलते हैं, ज्वार नदी मुख भी बोलते हैं, तो एस्चुरी बनाती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है मध्य प्रदेश की, वो सब क्या है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा नदी, डेल्टा बनाती है गंगा नदी, है कि नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी मिलके। तो पूरब से पश्चिम की साइड जो बहने वाली नदी है वो एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, है कि नहीं। ये एस्चुरी के बारे में डिटेल में मैं उधर साइड बताऊंगा। तो देखो ये नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली, अमरकंटक से निकलने के बाद, अमरकंटक में जब ये निकलती है दोस्तों, सबसे पहले वहां पे एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है दूधधारा जलप्रपात। कहां पर है, अमरकंटक में। उद्गम स्थल के पास में 8 किलोमीटर दूर एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है दूधधारा जलप्रपात। दूधधारा जलप्रपात को सफेद धारा जलप्रपात भी कहते हैं, सफेद धारा जलप्रपात भी कहा जाता है दूधधारा जलप्रपात को अमरकंटक में। उसके बाद जब ये आगे जाती है दोस्तों, वहां से 10 किलोमीटर दूर अमरकंटक में, अमरकंटक से जहां से निकलती है वहां से 10 किलोमीटर दूर कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, ये भी अमरकंटक अनूपपुर में ही है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। सबसे पहले उद्गम स्थल पर दूध धारा, जिसको सफेद धारा भी कहते हैं, फिर कपिल धारा जलप्रपात अमरकंटक में ही है, याद रखना है, अमरकंटक कहता हूं अनूपपुर में है कि नहीं। तो उसके बाद आगे जब जाती है तो इधर साइड से, ये उसका कौन सा साइड हो गया दोस्तों, ये उसका राइट साइड हो गया और ये उसका लेफ्ट साइड हो गया। तो राइट साइड से इधर से आके एक नदी मिलती है जिसका नाम है हिरण नदी। हिरण नदी आके मिलती है। हिरण नदी के बाद जब ये आगे जाती है तो यहां पे इसको रास्ते में मिलता है क्या, भेड़ाघाट। भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी, धुआंधार जलप्रपात। एक काम करता हूं, पहले मैं आपको राइट और लेफ्ट साइड से जो नदी मिलती है उसके बारे में बता देता हूं। तो देखो ये नदी हो गई, ये नदी होगी नर्मदा नदी, है ना। तो इसमें जो है राइट साइड से उधर से आके मिलती है, राइट साइड से ऊपर से उत्तर से हिरण नदी। हिरण के बाद नदी मिलती है तंदोनी नदी, तंदोनी नदी। तंदोनी के बाद बारना नदी आके मिलती है। बारना नदी के बाद इसमें आकर मिलती है दोस्तों चोलर नदी, देखो यहां पे मैप में बना हुआ है। चोलर के बाद मिलती है मान नदी। मान नदी के बाद हाथिनी नदी, हाथनी नदी। हाथनी नदी के बाद और कनार नदी, फिर ऊटी नदी भी आके मिलती है, एक ऊटी, कनार, फिर ऊटी, फिर है जामनेर नदी। जामनेर नदी यहां पे आके मिलती है इससे। उसके बाद चंद्रकेसर नदी, चंद्रकेसर नदी भी आके मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां जो आके मिलती है। फिर से एक बार बता देता हूं, हिरण नदी आके मिली, है ना, राइट साइड से हिरण नदी आके मिली, तंदोनी नदी आके मिली, बारना नदी आके मिली, बारना के बाद है चोलर नदी आके मिली, फिर मान नदी, फिर हाथनी नदी। हाथनी के बाद आती है यहाँ पे कनार नदी, कनार नाम की नदी है। ऊटी नदी, ऊटी, ऊटी नदी, है ना। जामनेर नदी, जामनेर नदी, चंद्रकेसर नदी, ये सब इधर साइड से आ रही है, इसमें राइट साइड से। ऐसा अगर देखेंगे अपन तो राइट साइड से इधर से आके मिलती है ना, राइट साइड से मिलने वाली नदियां हैं सब, ये दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, राइट साइड से दाएं तरफ से मिलने वाली। अब इसमें हम बात करते हैं लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियों की। तो लेफ्ट साइड में इधर एक थावर नदी मिलती है मंडला में, थावर नदी। उसके बाद बालाघाट से जो एक नदी मंडला जिले में जो संगम है, मंडला जिले में जो संगम है, वहां पे बंजर नदी मिलती है। बंजर नदी के बाद यहां पे आगे जाएंगे तो शेर नदी, शेर नाम की एक नदी। उसके बाद दूधी, दूधी नदी, दूधी नदी के बाद, दूधी नदी के बाद शक्कर नदी भी आके मिलती है इसमें छिंदवाड़ा में। तवा नदी, है ना, तवा नदी होशंगाबाद में इसमें मिलती है। छोटी तवा नदी किधर साइड से मिल रही है, सब लेफ्ट साइड से। छोटी तवा के बाद सुक्ता नदी, सुक्ता नदी लेफ्ट साइड से मिल रही है। वेदा नदी, वेदा नदी लेफ्ट साइड से मिल रही है। कुंदी नदी या कुंदा नदी बोलते हैं उसको, ये भी मिल रही है लेफ्ट साइड से, है ना। उसके बाद गोई, गोई, गोई नदी, गोई, गोई नदी भी आके मिलती है, अभी पढ़े थे ना अपन ने, गोई। तो इतनी नदी आके मिलती है दोस्तों इसमें लेफ्ट साइड से, यानी बाएं तरफ से। फिर से बता देता हूं एक बार, एक थावर नदी, एक थावर नदी आके मिली, फिर बंजर नदी, बंजर के बाद शेर नदी, शेर नदी के बाद दुग्धी नदी, दुग्धी नदी के बाद यहाँ पे छोटी तवा नदी,
छोटी तवा और तवा नदी, पहले तवा है फिर छोटी तवा है। फिर है सुक्ता नदी, है ना, सुक्ता के बाद है वेदा नदी, वेदा नदी भी मिलती है आके। वेदा के बाद कुंदी नदी या कुंदा नदी भी बोलते हैं उसको, कुंदी नदी। उसके बाद गोई नदी, गोई नदी के बाद यहाँ पे बस इतनी नदी आके मिलती है इसमें लेफ्ट साइड से इंपॉर्टेंट वाली। तो समझ में आया। अब उसके बाद देखते हैं इसमें हम जलप्रपात। तो जलप्रपात में सबसे पहले जब उद्गम स्थल में निकलती है ये तो 8 किलोमीटर दूर दूध धारा जलप्रपात बनाती है, जिसको सफेद धारा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। उसके बाद कपिल धारा जलप्रपात जो अमरकंटक में, यानी अनूपपुर जिले में है, अमरकंटक में नहीं है, 10 किलोमीटर दूर है उद्गम स्थल से। उसके बाद भेड़ाघाट आती है दोस्तों, भेड़ाघाट जबलपुर के पास भेड़ाघाट, वहां पे धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में भेड़ाघाट में बनाती है। उसके बाद नर्मदा नदी जब आगे जाती है तो यहां पे इसको मिलता है इंदिरा सागर यानी खंडवा में, तो इंदिरा सागर जलप्रपात यहां पे मिलेगा। उसके बाद महेश्वर जलप्रपात खरगोन में है, महेश्वर जलप्रपात और सहस्त्र धारा जलप्रपात ये दोनों खरगोन में है दोस्तों। महेश्वर जलप्रपात और सहस्त्र धारा जलप्रपात खरगोन में है। उसके बाद इधर आगे जाती है, आगे जाते जाते इधर ये इधर पूर्व से पश्चिम के बाद देखो सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकली, फिर महाराष्ट्र जाती है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात जाती है और खंबात की खाड़ी भारूच नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। इस पे 3 परियोजना यहाँ पे बताया गया। देखिए, एक तवा परियोजना होशंगाबाद में, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में है ना, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। नर्मदा जिला गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया, वहीं पर सरदार सरोवर परियोजना बनाया गया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और गुजरात में ही एक और जलप्रपात है जिसका नाम है जरवानी या जारवानी जलप्रपात। ये आ सकता है, अपन मध्य प्रदेश का पढ़ लेते हैं बस, लेकिन अपने को उधर गुजरात में गई है तो नर्मदा नदी का जलप्रपात है तो याद रखना पड़ेगा ना, है ना। तो जारवानी या जरवानी जलप्रपात गुजरात में है दोस्तों, है ना। ये है नर्मदा नदी का मैप, आप इसको देख सकते हैं। तो मैंने यहां पे बताया, तो आपको लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कौन सी नदी मिलती है आके वो पता होना। आगे चलते हैं, देखो नर्मदा नदी की प्रमुख परियोजना देख लेते हैं। तो एक है थावर परियोजना जो मंडला में, थावर परियोजना मंडला में। अवंतीबाई परियोजना जो बरगी बांध है वहीं पे परियोजना का नाम रखा गया अवंतीबाई सागर परियोजना, अवंतीबाई लोधी परियोजना जबलपुर में नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में है। देजला देवड़ा परियोजना है ना, ये देजला देवड़ा परियोजना जो है ये है खरगोन में, देजला देवड़ा परियोजना। देजला देवड़ा परियोजना के बारे में बताता हूं आपको, काम की चीज एक परीक्षा में आई जैसे लग रही है। ये कुंदा नदी पर है खरगोन में, कुंदा नदी पर देजला देवड़ा परियोजना खरगोन में। महेश्वर परियोजना खरगोन में है ना। और ये मान परियोजना इंपॉर्टेंट है, धार में है। ये परियोजना की बात हो रही है लेकिन मान परियोजना मान नदी पर है कि नहीं। चंद्रशेखर परियोजना ये अलीराजपुर में है ना, चंद्रशेखर परियोजना। लोअर गोई परियोजना बड़वानी में दोस्तों, गोई नदी पर लोअर गोई परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा जिला गुजरात में है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया, वहीं पर परियोजना है। तो ये कुछ प्रमुख परियोजना थी, ये मैप में ही बताया गया है यहाँ पे, तो मैं मैप भी एक बार बता देता हूं आपको, है कि नहीं। देखो ये पूर्व से पश्चिम की ओर गई, तो सबसे पहले थावर परियोजना मंडला में है, थावर नदी पर। थावर परियोजना मंडला में थावर नदी पर। अवंतीबाई परियोजना, अवंतीबाई लोधी परियोजना, अवंतीबाई लोधी थी उन्हीं के नाम पे रखा गया है। यहीं पे बरगी बांध बना हुआ है और वो बांध में जो परियोजना का नाम है अवंतीबाई सागर परियोजना, जो भी बोल सकते हैं आप उसको। उसके अलावा तवा परियोजना होशंगाबाद में, देखो ये तवा परियोजना होशंगाबाद में, तवा नदी पर। बारना परियोजना रायसेन में है। बारना परियोजना कहां पर है? रायसेन में है। बारना परियोजना रायसेन में है। इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में है। ये इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में है। इसका पुराना नाम पुनासा डैम था, जो बांध बनाया गया था उसी का नाम इंदिरा सागर रखा गया, है ना। उसके बाद ओमकालेश्वर परियोजना ये खंडवा में है। महेश्वर परियोजना खरगोन में है। महेश्वर के बाद मान परियोजना धार में है। चंद्रशेखर परियोजना अलीराजपुर में है कि नहीं। देजला देवड़ा परियोजना गोई नदी बड़वानी, है ना। लोअर गोई परियोजना ये भी है। सरदार सरोवर परियोजना के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, गुजरात का नर्मदा जिला। तो ये सब इंपॉर्टेंट परियोजना है जो आपको पता होना है। यहां से अभी आगे और देखते हैं, थ्योरी पढ़ेंगे तो और समझ लेंगे। ये मैप था। नर्मदा नदी पर प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं, तो कौन सा जलप्रपात यहां पे स्थित है। देखिए नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन से जलप्रपात है और नर्मदा नदी पर बने हुए उनको। तो कपिल धारा जलप्रपात ये अनूपपुर जिले में है दोस्तों, अमरकंटक में। अनूपपुर जिले में है, अमरकंटक में, जहां उद्गम स्थल है उससे 8 किलोमीटर दूर है ये। उसके बाद दूध धारा जलप्रपात, ये भी अमरकंटक में। दूध धारा जलप्रपात जो है अमरकंटक में, इसको सफेद धारा जलप्रपात भी कहते हैं। सफेद जैसे दिखता है ना, इस कारण सफेद धारा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है।
दुर्गाधारा जलप्रपात ये अमरकंटक में है, ये भी अमरकंटक में दुर्गाधारा जलप्रपात 10 किलोमीटर दूर। शंभुधारा जलप्रपात भी अमरकंटक में 5 किलोमीटर दूर उद्गम स्थल से, है कि नहीं। लक्ष्मण धारा जलप्रपात भी अमरकंटक में है। पंचधारा जलप्रपात भी अमरकंटक अनूपपुर जिले में है। तो ये सब जितने भी जलप्रपात है, कपिल धारा जलप्रपात, दूध धारा जलप्रपात, दुर्गाधारा जलप्रपात, शंभुधारा जलप्रपात, लक्ष्मण धारा और पंचधारा ये अमरकंटक अनूपपुर जिले में ही है नर्मदा नदी पर, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कपिल धारा और दूध धारा। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में है कि नहीं। धुआंधार जलप्रपात जो है ये जो नर्मदा नदी का पानी भेड़ाघाट में जो संगमरमर की चट्टानों के ऊपर से गिरता है तो वहां धुएं के रूप में प्रतीत होता है, इसीलिए उसका नाम धुआंधार जलप्रपात पड़ा है कि नहीं। तो धुआंधार जलप्रपात कहां पर है ये है भेड़ाघाट जबलपुर में। उसके अलावा मनधाता जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात ये खंडवा में है नर्मदा नदी पर। ये खंडवा में है नर्मदा नदी पर। मानदाता नगरी है ना, नर्मदा के किनारे थी कि नहीं, वहीं पे उसी के नाम पे पड़ा है मानधाता जलप्रपात। ये कहां पे है? खंडवा में। दर्दी जलप्रपात, इसके अलावा एक और मंधार जलप्रपात भी है वहां पर खंडवा में, मंधार जलप्रपात, है कि नहीं। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये महेश्वर में है और महेश्वर जलप्रपात भी खरगोन में है कि नहीं। तो सहस्त्रधारा और महेश्वर जलप्रपात दोनों खरगोन में है। इसके अलावा जारवानी, इसको इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं ZARWANI, जारवानी जलप्रपात जो है ये गुजरात में है दोस्तों, नर्मदा जिले में। जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है उसके थोड़ा सा ही आगे है कि नहीं। तो जरवानी इसको इंग्लिश में है जारवानी ZARWANI, जारवानी जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। तो इतने जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है इनमें से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पे नहीं है ना। इसलिए कपिल धारा, दूध धारा समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैप में दिया हुआ है कैसा क्या जलप्रपात के बारे में बताया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली से होकर बहती है। क्वेश्चन आता है रिफ्ट वैली से होकर बहती है, इसको हिंदी में भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानें स्तंभ नीचे की ओर धसी हुई रहती है ना, तब बनने वाले कारण भूखंडों को भ्रंश घाटी कहते हैं, रिफ्ट। तो ये देखो यहाँ पे नर्मदा नदी बताया गया है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, देखो कपिल धारा जलप्रपात, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में है, मनदाता और सहस्त्रधारा, है कि नहीं। ये खरगोन में मनदाता और सहस्त्रधारा। और जरवानी जलप्रपात ये कहां पर? गुजरात में, नर्मदा जिला, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास में, सामने आगे, है ना। तो ये नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपात थे। अब आगे हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश में, यानी नर्मदा नदी के प्रमुख घाट, जो नदी के किनारे घाट बने रहते हैं, घाट उसमें कौन सा है? तो गौरी घाट ये जबलपुर में, कोई दिक्कत नहीं इसको याद रखने में। ट्रेन से आप कभी गए होंगे जबलपुर होते हुए तो गौरी घाट नजर आता है नर्मदा नदी किनारे, है ना। इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गौ कुंभ का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है गौ कुंभ का आयोजन कब किया गया था? तो 24 फरवरी 2020 को कहां? गौरी घाट में किया गया था, जबलपुर में। सेठानी घाट, ये सेठानी घाट होशंगाबाद में आ सकता है डायरेक्ट। नर्मदा नदी का सेठानी घाट कहां, किस जिले में? तो कहां पे है ये? होशंगाबाद जिले में है। सेठानी घाट नर्मदा नदी में। बरमान घाट गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में है। गाडरवाड़ा जिले की एक तहसील है, वहां पे है। घाट का नाम है, नर्मदा नदी का घाट है कि नहीं, जिसका नाम है बरमान घाट। बरमान घाट पर मकर संक्रांति जो होती है, मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला का आयोजन होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 13 दिनों के लिए, याद रखना है। एक बार पूछा गया था एसआई में, कितने दिनों के लिए? 13 दिनों के लिए। तो बरमान का मेला नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में लगता है, नर्मदा नदी के किनारे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बरमान का मेला कहां लगता है? गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में, है ना। बात करेंगे महेश्वर घाट, तो महेश्वर घाट खरगोन में है, नर्मदा नदी के किनारे। और इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, नर्मदा नदी में इतने सारे घाट है तो सबसे बड़ा घाट कौन सा है? तो महेश्वर का घाट है, है ना। घाट समझ में आ गया। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आ सकते हैं, सेठानी घाट कहां पर है करके, बस ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। बात करेंगे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिले से बहती प्रभावित होती है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से बहते हुए जाती है महाराष्ट्र, फिर गुजरात जाती है, फिर खंबात की खाड़ी भारूच नामक स्थान पर गिर जाती है। आया समझ में? तो देखो कौन से जिले उसको देख लेते हैं। तो ये अनूपपुर जिले से जाती है, अनूपपुर जिले से निकलती है अमरकंटक से, फिर डिंडोरी जाती है, फिर मंडला जाती है, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, है ना, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार,
वह अलीराजपुर से प्रभावित होती है दोस्तों। 15 जिले से होकर बहती है। कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, मंडला किस नदी के किनारे है ना, मंडला किस नदी के किनारे है, नर्मदा, है ना, जबलपुर किस नदी के किनारे, महेश्वर, रायसेन, होशंगाबाद, ये सब याद रखना है। अब क्वेश्चन कैसे ही बनना चाहिए, ये समझ में आ गया। ये जिलों के नाम दिए हुए हैं, पॉइंट लगा के नर्मदा नदी का चित्र बनाया गया है, आ गया समझ। विशेष तथ्य देखते हैं डायरेक्ट, कौन से फैक्ट है जो नर्मदा नदी से पूछे जाते हैं। देखिए कुछ विशेष फैक्ट देखते हैं। देखिए गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर, गुजरात में जो है नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल जी की प्रतिमा, सबसे ऊंची सरदार पटेल जी की प्रतिमा, जिसका नाम रखा गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। वह इसके वास्तुकार राम सुतार है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? राम सुतार है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बन गई है, जिसका नाम रखा गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी क्यों रखा गया? यूनिटी का मतलब होता है एकता, एकता, है ना। और 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है। 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है। और 31 अक्टूबर को ही इनकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इस मूर्ति का नाम रखा गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आ गया समझ। और एक और चीज जानकारी के लिए बता दूं, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय यूनिटी डे और एकीकरण का पितामह जो भारत में क्या नाम है, जो एकीकरण किया गया था सब रियासतों को मिलाकर, जो राष्ट्र का निर्माण करने की जो चुनौती आ गई थी, उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही निकाला था। और उन्हें राष्ट्रीय एकीकरण या एकता का पिता भी कहा जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण का पिता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। आगे समझ आप। 31 अक्टूबर को इसीलिए अनावरण इस तारीख को किया गया था जब बन के तैयार हुई थी। तो इनका जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। नर्मदा सेवा यात्रा का प्रारंभ किया गया था। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन 11 दिसंबर 2016 को, ये तारीख आ सकती है दादा, आइए एक बार, है ना। 11 दिसंबर 2016 को 16 से 15 मई 2017 तक कुल 148 दिन तक चला था, यानी किया गया 148 दिन तक किया गया था दोस्तों। व्यापम में आ चुकी तारीख एक बार, नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन कब हुआ था करके, है यानी तारीख पूछा था। मैं पेपर देने गया था जबलपुर, जब 11 दिसंबर 2016 याद रखना है ना। नर्मदा नदी का जो नाम है नामोदोस, मैंने बताया था नामोदोस किसने कहा, तो ग्रीक साइंटिस्ट थे टालमी नाम के एक साइंटिस्ट है, ग्रीक साइंटिस्ट, जिन्होंने भारत का भूगोल नामक किताब भी लिखी है ना। तो ग्रीक साइंटिस्ट है टालमी ने नर्मदा नदी को नामोदोस कहा है। क्वेश्चन आते रहता है किसने कहा नामोदोस नाम रखे इनने, नामोदोस कहा है ना। वह इसका अन्य नाम रेवा, नर्मदा नदी का अन्य नाम रेवा भी है दोस्तों। इसको मैकल सुता भी कहते हैं, मैकल सुता, क्योंकि मैकल से निकलती कि नहीं, मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है कि नहीं, अमरकंटक से, इसलिए इसको मैकल सुता भी कहते हैं। इसको शंकरी भी कहते हैं, शंकरी का मतलब शंकर भगवान की पुत्री, है ना, शंकर भगवान की पुत्री भी कहते हैं। पौराणिक कथानुसार भगवान शिव की पुत्री नर्मदा नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कहानी बताने का टाइम नहीं है, तो पूरा बता देता हूं मैं अभी यहीं पे, है ना। नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर नदी भी कहा जाता है। गिवर ऑफ प्लेजर का मतलब सुख की नदी, सुख नहीं है, खुशी की नदी। खुशी की नदी किसको कहा जाता है, पूछेगा नर्मदा नदी को। खुशी की नदी किसको कहा जाता है, पूछेगा तो नर्मदा नदी लगाना है ना। इसको सुख का दाता नदी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में सुख का दाता है कि नहीं, सुख देने वाली नदी, सुख। खुशी की नदी पूछेगा नर्मदा नदी। जो महासीर मछली है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की राज्य की मछली है, वो नर्मदा नदी में पाई जाती है। इसके अलावा अन्य नदी में भी पाई जाती है। इसके अलावा एक डायनासोर की प्रजाति मिली है जिसका नाम है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका नाम क्या है बता रहा हूं मैं आपको, क्या नाम से आदमी आ रहा है, आगे याद आ गया, राजा सारस नाम का एक डायनासोर था दोस्तों, जिसे छिपकलियों का राजा कहा जाता था। छिपकलियों का क्यों, कहा कि डायनासोर की जो प्रजाति है, छिपकली जो थी, अभी अपन छिपकली देखते हैं, यही प्रजाति थी, वो बड़ी हो गई थी, उनका विकास हो गया था। तो राजा सारस जो छिपकलियों का राजा था, मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है।
जिसका जीवाश्म वर्ष 1982-84 में भारतीय पुरातत्वविद सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में गुजरात के माहिम सागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए। मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए। क्वेश्चन आ सकता है कहां से मिले, तो जबलपुर से मिले हैं। इसके हड्डी कंकाल वंकाल सब है ना, जबलपुर से मिले इसके हड्डी कंकाल। यहां के लिखा है राजौरस, लेकिन अभी इसका असली नाम ऐसा लिखते हैं राजा सौरस, है ना। समझ में आ गया। जबलपुर से मिले हैं और गुजरात के कहां से मिले, गुजरात के माहीसागर, गुजरात में माहीसागर नाम का स्थान है, वहां से मिले। और जबलपुर के किनारे नर्मदा नदी के तट पे मिले, है ना। अंदर जमीन के अंदर खुदाई किए, जब पता चला किसने किया था ये पूछा जा सकता है दादा। इसको याद रखना है, सुरेश श्रीवास्तव ने खुदाई वुदाई किए थे। ये पुरातत्वविद थे, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब आगे चलते हैं। धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के तट पर मेघनाथ की तपो स्थली है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। पुराण में मिलता है। दोस्तों थोड़े छाले हो गए जिबली में, इसलिए थोड़ा सा फिसल नहीं रही है आज। तो क्वेश्चन आ सकता है मेघनाथ की तपो स्थली, तो ये नर्मदा नदी के किनारे का धार जिले में, है ना। धार जिले में यहां मेघनाथ जो आता था और तप करता था, है ना। हाँ, तपो स्थली पूछा जा सकता है नर्मदा नदी के किनारे धार जिले में। याद रखना है, इतना याद रखना है बस। मेघनाथ की तपो स्थली पूछा जाएगा, यही आएगा, याद रख लो। ऑपरेशन नर्मदा 1961 में क्या हुआ, ऑपरेशन नर्मदा 1961 में चलाया गया था। खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था ऑपरेशन नर्मदा। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। ऑपरेशन नर्मदा किसको प्रशिक्षण दिया था, याद रखना, पूछा जा सकता है। तो देखो एग्जाम के लिए हेल्पफुल यहां पे बातें दी हुई है, डायरेक्ट जो परीक्षा में वनडे एग्जामों में पूछी जाती है कि नहीं। तो ये अपन यहां तक तो पढ़ लिए। अब देखो ये मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बेतवा नदी को लगाना है। बेतवा नदी, है ना, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है प्रदूषण के कारण, प्रदूषण स्तर के कारण। मध्य प्रदेश की प्रदूषित नदी पूछेगा तो बेतवा को लगा देना। ऐसा अगर नहीं पूछेगा तो ये तो इतना तो पता होना, मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहते हैं, बेतवा को, प्रदूषण स्तर के कारण। उसके अलावा बुंदेलखंड की गंगा किसको कहते हैं, तो बेतवा नदी को कहते हैं। और बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा पूछेगा तो क्षिप्रा नदी को, मालवा के पठार की गंगा, मालवा की गंगा किसको, क्षिप्रा नदी को कहते हैं। गिवर ऑफ प्लेजर यानी खुशियों की नदी नर्मदा नदी को कहा गया है। खुशियों की नदी नर्मदा नदी को कहा गया है। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी, केन। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे सुंदर नदी का दर्जा केन नदी को दिया, ये याद रखना, नर्मदा मत लगा देना, केन लगाना। अब ये क्वेश्चन में सब लोग कंफ्यूज होंगे, मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहते हैं करके। देखो तो यहाँ पवित्रता के कारण, ये क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन कभी पूछा पवित्रता के स्तर पे मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहते हैं, तो नर्मदा नदी कहते हैं, लेकिन आज तक तो आया नहीं है कभी, है ना। ये समझ लो, बाकी इतने पॉइंट याद रखना, डायरेक्ट आता है। कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे, उसको देख लेते हैं अपन, क्या कंफ्यूजन अपने दिमाग में पैदा करते हैं ये, है ना। तो भारत में बहुत सी नदियां ऐसी है जिनके नाम समान है, एक जैसे नाम होने के कारण गूगल में भी सर्च मारो तो समझ में नहीं आता ये नर्मदा की, यहाँ के मध्य प्रदेश की है कि भारत की है, इसलिए इसको अपन कंफ्यूजन को यहाँ पे दूर कर लेते हैं, है ना। देखो समझ लो, एक होता है टोंस नदी अपन ने पढ़े मध्य प्रदेश की है कि नहीं, लेकिन एक टोंस नदी दोस्तों उत्तराखंड में ही बहती है, यमुना में आके मिलती है। उत्तराखंड से बहती है और यमुना में आके मिलती है एक टोंस नदी, और दूसरी एक टोंस नदी जो मध्य प्रदेश में निकलती है सतना से और गंगा की सहायक नदी है कि नहीं, अपन ने पढ़े है कि नहीं। वो कंफ्यूजन है, दिमाग में बैठा हुआ है, उसको देख लो। एक मंदाकिनी नदी के बारे में देख लो, एक उत्तराखंड के अलकनंदा की पहाड़ी से निकलती है मंदाकिनी नदी।
और वो अलकनंदा नदी में आके मिल जाती है। दूसरी मंदाकिनी नदी चित्रकूट, मंदाकिनी नदी के तट पे बसा हुआ है। ये मंदाकिनी नदी है ना, चित्रकूट जो है अपने सतना जिले में, वो मंदाकिनी नदी के तट पे बसा हुआ है, याद रखना है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। मंदाकिनी नदी के तट पे कौन बसा हुआ है पूछेगा, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पे बसा हुआ है। बात करेंगे बनास नदी की, तो बनास नदी देखो, एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास नदी। एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी, जो चंबल की सहायक नदी है। और दूसरी बनास नदी सीधी जिले में भी बहती है, जो सीधी जिले में भी बहती है, एक बनास नदी सोन नदी में जाकर मिल जाती है, ये अंतर है। कावेरी नदी को देख लो, एक कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है ना, जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दूसरी कावेरी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। क्या होता है जब नर्मदा नदी वहां पे आती है, कहां पे, ओमकालेश्वर में। ये थोड़ा हैंग हो गया मोबाइल, रुक जाओ बता रहा हूं। एक कावेरी नदी वहां पे ओमकालेश्वर में आती है, खंडवा में, तो ऐसा ओम का निर्माण करती है। जो उत्तर साइड में जो धारा बहती है वो नर्मदा नदी की धारा है, और जो नीचे साइड से जो धारा अलग होती है वो कावेरी नदी कहलाती है। कावेरी नदी की धारा है दोस्तों, फिर आगे जाके एक ही हो जाती है। आ गया समझ में? तो कावेरी नदी नाम दिया गया है वहीं पे नर्मदा नदी का, तो कावेरी नदी नर्मदा की सहायक नदी है, इतना याद रखो, कंफ्यूजिंग पॉइंट, काम खत्म। अब बात करते हैं आज तक के और एक्स्ट्रा कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं नर्मदा नदी से, तो उनको भी मैं यहीं साथ में डिस्कस कर लेता हूं, है कि नहीं। ये तो हो गया काम, नर्मदा नदी खत्म, लेकिन अब नर्मदा नदी से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो एक साथ अपन बताता हूँ देख के आज तक और कौन से क्या आए हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी से ये पूछा जा सकता है नर्मदा नदी का कुल बेसिन कितना है, तो 98,796 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर है ये नर्मदा नदी का कुल बेसिन है ना। इसके अलावा और बहुत से क्वेश्चन हैं, आते रहते हैं, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। अभी टॉपिक लाइन से आने वाले जलप्रपात है ना, हनुवंतिया टापू है एक खंडवा में, है ना, नर्मदा नदी पर, तो ये सब बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हम सिर्फ नर्मदा नदी को डिस्कस किए, वीडियो लंबा होने के कारण। अगले लेक्चर में हम आगे की नदी डिस्कस करेंगे, ताप्ती नदी डिस्कस करेंगे और वैनगंगा सब नदी को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी किया करें, व्यूज नहीं आ रहे हैं ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।